Hello students. So yesterday in geography of class 7th we were studying lesson first, that was about components of the environment, and we studied up to need to protect our environment. Today we shall proceed further and let's study about domains or spheres of environment. The environment may be broadly divided into four major realms, domains or spheres: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फीयर. तो हमारा जो पर्यावरण है उसको चार कैटेगरीज में विभाजित किया गया है: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फीयर. Atmosphere is a gaseous envelope surrounding the earth. The element of atmosphere such as temperature, pressure, winds, humidity, rainfall, etc. combine to produce weather and climate, both of which affect natural processes, soil formation, natural vegetation, animal life and above all life and activities of man. तो एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे पर्यावरण का वो भाग होता है जहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. और जो हमारे एटमॉस्फेयर के या वायुमंडल के जो तत्व हैं वो हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. और ये सब मिल करके जो है हमारे वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, इन दोनों का निर्माण करते हैं, जिनकी वजह से जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और सबसे ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ और लाइफ संबंधित चीज़ें होती हैं इंसानों की, उन सबको प्रभावित करता है. द एटमॉस्फेयर इज अटैच्ड टू द अर्थ बाय इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम scorching heat and ultraviolet radiations of the sun. It provides necessary conditions for the existence and growth of all forms of life on the earth. जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है वो हमारे धरती से, पृथ्वी से ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा. और ये वायुमंडल ही है जो हमें हमारे सूरज की झुलसाने वाली धूप और अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाता है. यह हमारी धरती पे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशंस को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर. लिथोस मीन्स रॉक. तो लिथोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक मटेरियल्स. इट एक्सटेंड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स. The average thickness of the lithosphere is about 100 km. It is composed of rocks rich in silica, aluminum, magnesium, iron and many other minerals. The uppermost layer of the lithosphere is known as crust. तो लिथोस्फेयर में जो लिथो वर्ड है इसका मतलब होता है चट्टान. तो लिथोस्फेयर हमारी धरती की वो परत होती है जो कि चट्टानों के द्वारा बनी हुई है. ये जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप और ओशियंस यानी महासागर हैं, उन सब के ऊपर का ये भाग होता है. और जो एवरेज थिकनेस यानी औसत मोटाई है लिथोस्फेयर की वो लगभग 100 किलोमीटर की है. ये आपकी चट्टानों से बना हुआ है जिनमें आपकी सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और दूसरे तत्व हैं. और जो अपर मोस्ट लेयर होती है लिथोस्फेयर की उसको हम कहते हैं क्रस्ट. Lithosphere is very important for us because it provides us land to live on and soil for the growth of plants. It also provides us a number of minerals which are essential for economic development. Most of the human activities are confined to this domain of the environment. लिथोस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ज़मीन प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम रहते हैं, और मिट्टी भी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग अपने पौधे और खाने की चीज़ें उगाते हैं. यहाँ से हमें कई प्रकार के मिनरल्स भी मिलते हैं जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए भी ज़रूरी होते हैं. और ज़्यादातर जो इंसानी गतिविधियाँ होती हैं वो इस इन्वायरमेंट के इसी एरिया में होती हैं. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. Hydrosphere is the realm of water. It includes all water bodies as oceans, seas, lakes, rivers, etc. It covers nearly 71% of the Earth's surface. The Earth is known as the watery planet or blue planet because it has an abundance of water. Oceans are the largest water bodies on the Earth. तो हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो शब्द का मतलब होता है पानी, और ये वो
क्षेत्र होता है हमारे पर्यावरण का जहाँ पे पानी की मौजूदगी है या पानी पाया जाता है। इसमें आप का जितना भी धरती में पानी की वाली जगह हैं, जैसे कि महासागर है, सागर है, झीलें, नदियाँ, तालाब, ये सब के सब आते हैं। और हमें पता ही है कि हमारी धरती में लगभग जो धरती की सतह है उसके 71% हिस्से में, मतलब हम कह सकते हैं कि 2/3 हिस्से में पानी है। इसी वजह से धरती को जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह भी बोला जाता है। और हमारी धरती में जो सबसे बड़े पानी के स्रोत हैं वो है महासागर। They link various land masses, continents. They play a major role in determining the climate and in hydrological cycle. Oceans and seas generally have a moderating effect on the coastal regions. They are also important as a storehouse of food. They provide us fish and other seafood. They also contain useful minerals such as petroleum and natural gas in their beds. They are also useful for navigation and international trade. Rivers and lakes are important freshwater bodies which provide us potable water used for many purposes including irrigation. तो जो ओशंस होते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही ओशंस क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो महासागर और सागर होते हैं, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ के क्लाइमेट को भी काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। और ओशियंस और सी जो है हमारी धरती में मौजूद खाद्य भंडार के एक बहुत बड़े संग्रह होते हैं, स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं। यहाँ से हमें मछलियों और दूसरे समुद्री भोजन मिलते हैं। साथ ही महासागरों में और सागरों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम ओशियंस का यूज़ नेविगेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी करते हैं। जो नदियाँ और झीलें होती हैं ये हमें ताज़े पानी प्रोवाइड कराती हैं, जिनको हम पीने के साथ साथ और भी दूसरी चीज़ों में जैसे सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। Biosphere is the domain of life. It is a very narrow zone of the earth where lithosphere, atmosphere and hydrosphere interact with each other. It is a life supporting layer which surrounds the earth and makes plant and animal life possible. The average thickness of this layer is about 29 km. Most of the plants and animals are found on or near the surface of the land. It is important to note that marine life is concentrated near the surface where food in the form of marine and microplants is available. Marine life is however difficult from the life on the land. Microorganisms are present in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Thus biosphere is a narrow zone of life where all form of life exist on the earth. बायोस्फीयर या जैवमंडल हमारे पर्यावरण का वो क्षेत्र है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। ये वो पतला क्षेत्र है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों के तीनों आपस में मिलकर के जीवन के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। और इसकी औसत मोटाई है 29 किलोमीटर। ज़्यादातर जो पौधे और जानवर या जंतु पाए जाते हैं वो धरती की सतह में ही पाए जाते हैं। और हाँ, ये चीज़ नोट करने लायक है कि जो भी समुद्री जीवन है वो ज़्यादातर सतह के पास है, जहाँ पे भोजन जो कि समुद्र के रूप में और सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं। हालांकि जो समुद्री जीवन होता है वो सतह के जीवन से पूरी तरह अलग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह प्रेजेंट हैं, लिथोस्फीयर में और हाइड्रोस्फीयर में भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैवमंडल हमारे पर्यावरण का वो क्षेत्र है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवन धरती में मौजूद है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। All organisms, whether belong to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on one another. They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organisms and their physical environment in a particular area is known as an ecosystem. The size of the ecosystem varies greatly. It may be as large different rainforest, grassland, deserts, lakes or rivers, or as small as a pond.
A typical pond ecosystem consists of fish, frogs, algae, water lilies, and other species which live in and around the pond. Most ecosystems are complex and comprise of thousands of interacting species. These species interact with each other and also with the abiotic environment. तो जितने भी जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं, चाहे वो पौधों के रूप में हो या जानवरों के रूप में हो, वो सब के सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।